हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स सीए फाउंडेशन का न्यू चैप्टर। अब बेटा जैसे हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक है, राइट। बेसिक कंसेप्ट है, हालांकि एडवांस लेवल चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये हमारे एडवांस लेवल तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लिंकअप आपका किससे करते हैं, 11th से करते हैं। तो क्यों ना मैडम आज से नया चैप्टर को शुरू किया जाए, कुछ नया शुरू किया जाए और जिसका वेटेज भी हमारा क्या हो, अच्छा खासा हो। तो सबसे पहले हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऐसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आज तक आपके अनटच रहे हैं, आज तक कभी आपने उसके बारे में कभी भी नहीं पढ़ा है, ना 11th में पढ़ा है ना 12th में पढ़ा है। ठीक, उसके बाद बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे 11th का प्राइमरी, उसके बाद उसके एडवांस करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करवाऊंगी बेटा चैप्टर 4। कोई इंस्टीट्यूट नहीं करवाता है, कोई सभी इंस्टीट्यूट सबसे पहले क्या करवाएंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स बच्चों को घिसाते रहते हैं। नहीं, हमें मालूम है बेटा सब प्रायोरिटी टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, टाइम मस्ट बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो चैप्टर नंबर 4 पहले हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री, फिर अकाउंटिंग फॉर क्या पढ़ेंगे बेटा, स्पेशल ट्रांजैक्शंस, जिसमें मैं कंसाइनमेंट पढ़ाऊंगी पहले जो कि आपका अनटच है, फिर एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाऊंगी। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्री। जैसे आप ये देख पा रहे हो, पानी की बोतल है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या बिस्लरी या कोई ब्रांड का पानी को क्या करती है, मिनरल करके आप तक हमें पहुंचाती है। ठीक, ये पानी की बोतलें जो मिनरल करके प्रोसेस की जाती है, कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बेटा 31 मार्च को बनाती है। हर हर कंपनी अपने 31 मार्च को कंपनी अपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, जैसा हमने 12th में भी सीखा था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट बनती है। 31 मार्च को जो भी गुड्स अनसोल्ड है, 31 मार्च को जो भी गुड्स का मतलब क्या होता है, एसेट थिंग, गुड्स मतलब जो कि रीसोल्ड करने के मकसद से खरीदे जाते हैं। 31 मार्च को जितने भी गुड्स अनसोल्ड है रखे हुए 31 मार्च को, जो नेक्स्ट ईयर रीसेल होने के लिए कैरी फॉरवर्ड होंगे, उसे ही कहा जाता है क्या, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स द स्टॉक विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस। इन्वेंट्री मीन्स द स्टॉक विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस के द्वारा ये गुड्स क्या होंगे, हमारे हेल्ड किए जाते हैं एज ऑन द लास्ट डेट, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट पे, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अगर आपके पास कोई भी गुड्स जो एंटिटी के द्वारा हेल्ड किए हुए फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, 31 मार्च 2020 को एंटिटी अपनी बैलेंस शीट बना रही है, उस दिन उसके पास अनसोल्ड गुड्स रखा हुआ है। ये गुड्स इस साल सेल नहीं करेगी, वो गुड्स कब सेल करेगी, अगले साल जाके सेल करेगी। तो ये गुड्स को कैरी फॉरवर्ड करके, पहले स्टॉक एक एसेट हो गया उस समय क्योंकि वो बिका नहीं, अगर बिक जाता तो वो सेल मान लिया जाता, नहीं बिका तो वो एसेट है, तो उसको वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेगी, उसे ही कहा जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स द गुड्स विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस as on the last day of financial year और last day of accounting year। फाइनेंशियल ईयर में तब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली कंपनियां अपने अकाउंट्स कब क्लोज करती है, 31 मार्च को, लेकिन अदर दिन कंपनी अपने अकाउंट्स या तो फाइनेंशियल ईयर में भी क्लोज कर सकती है या कैलेंडर ईयर में भी क्लोज कर सकती है। तो इन्वेंट्री मीन्स ऐसा स्टॉक जो एंटिटी के द्वारा अकाउंटिंग ईयर की एंड पे रखा जाता है। अब मैडम इन्वेंट्री में सिर्फ यही आता है, बोला गया नहीं, इन्वेंट्री में ये नहीं आता। इन्वेंट्री में आता है, अगला आता है रॉ मटेरियल। लेकिन बेटा इन्वेंट्री में सिर्फ फिनिश गुड नहीं आता, साथ में इन्वेंट्री में फिनिश गुड के साथ साथ रॉ मटेरियल भी आता है। अब मैडम ये रॉ मटेरियल क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जाम्पल ये मैन्युफैक्चरर क्या करता है, कैलकुलेटर बनाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो मैन्युफैक्चरर बेटा कैलकुलेटर बनाता है, कैलकुलेटर बना 31 मार्च को, 31 मार्च को उसके पास 100 कैलकुलेटर्स रखे हुए हैं। 31 मार्च को वो अपनी बैलेंस शीट बना रहा है, 31 मार्च को बेटा वो अपनी क्या बना रहा है, 2020 में वो बैलेंस शीट बना रहा है। उसने पूरे साल भर में 1920 में
कितने कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर किए, कितने मैन्युफैक्चर किए? फॉर एग्जांपल उसने पूरे साल भर में 250 कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर कर दिए। 250 कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसके कैलकुलेटर कितने सेल हो गए? 150 कैलकुलेटर कितने क्या हो गए? सेल हो गए। तो बेटा 31 मार्च को उसके पास 31 मार्च को उसके पास 100 कैलकुलेटर का स्टॉक रखा हुआ है। ये स्टॉक कैलकुलेटर है बने हुए हैं जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड होंगे और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो सेल होंगे। तो ये कैलकुलेटर बेटा उसका कौन सा स्टॉक है? उसका है फिनिश गुड स्टॉक। समझ आ रहा है? ये कैलकुलेटर उसका बेटा कौन सा स्टॉक है? फिनिश गुड स्टॉक है। इसके अलावा बेटा 31 मार्च को उसे कैलकुलेटर बनाने के लिए बट ऑब्वियस सी बात है प्लास्टिक खरीदा होगा, अंदर की चिप खरीदी होगी, ये सब खरीदा होगा। हो सकता है 31 मार्च को ये प्लास्टिक और चिप कैलकुलेटर तो नहीं है, ये प्लास्टिक और चिप क्या है? ये प्लास्टिक और चिप क्या हो सकती है? ये रॉ मटेरियल हो सकता है। 31 मार्च को उसके पास एक रॉ मटेरियल, उसके पास कुछ रॉ मटेरियल भी रखा हो जो कि अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सेल नहीं होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस होके सेल होगा। क्या होगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बेटा क्या होगा? प्रोड्यूस होके सेल होगा। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल उसके पास रखा हुआ है 15,000 केजी का, 15,000 केजी का रखा हुआ है, या यूनिट्स में चिप्स रखी हुई हैं, चिप रखी हुई हैं, 300 चिप्स रखी हुई हैं, कितनी यूनिट्स में रखी हुई है। तो बेटा इन नियर फ्यूचर ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 15,000 केजी क्या हो जाएगा? 15,000 केजी मैन्युफैक्चर होगा और प्रोड्यूस होगा। तो बेटा बोला गया इन्वेंट्री का मतलब होता है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट ऐसा भी कोई भी गुड्स जो कि अनसोल्ड रखा हुआ है, अनसोल्ड गुड्स रखा हुआ है जिसका मकसद है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या करना, जिसका मकसद है बेटा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सेलिंग करना। दूसरी इन्वेंट्री होती है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मीन्स ऐसा स्टॉक जो कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम उसका इंटेंशन क्या है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम उसको क्या करेंगे? पहले हम मैन्युफैक्चर करेंगे, सबसे पहले हम मैन्युफैक्चर करेंगे, सबसे पहले बेटा हम इस रॉ मटेरियल का क्या करेंगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल में मैन्युफैक्चर करेंगे और बाद में क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे। अब इन्वेंट्री में तीसरा मटेरियल आता है डियर हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जो ना तो रॉ मटेरियल है ना वो तो फिनिश गुड है। मतलब ना वो प्लास्टिक रखा है, ना मेरे पास प्लास्टिक रखा है, ना चिप रखी है, और ना मेरे पास प्रॉपर परफेक्ट कैलकुलेटर है। तो फिर करना क्या है इसका? इट मीन्स ये फॉर एग्जांपल आधा अधूरा कैलकुलेटर बन गया। अब जरूरी थोड़ी नहीं कि 31 मार्च को हमारा टारगेट 31 मार्च को पूरे ही कैलकुलेटर बन जाएंगे, नहीं बेटा। 31 मार्च को फॉर एग्जांपल इसमें इसका शेप बन चुका है, प्लास्टिक लग चुका है, चिप लग चुकी है, हो सकता है इसमें फिटिंग वगैरह करना बाकी हो। ऐसे मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 कैलसी रखे होंगे, 10 कैलसी रखे होंगे, तो ये 10 कैलसी क्या प्लास्टिक है? नहीं। ये क्या बिल्कुल प्रॉपर गुड्स है कि अगले दिन जाके या अगले फाइनेंशियल ईयर में जाते से ये सेल होगा? नहीं। अगले फाइनेंशियल ईयर में जितना वो इनकम्प्लीटेड है उतना कंप्लीट होगा, फिर सेल होगा। तो इन्वेंट्री में हमारा पहला क्या आता है? फिनिश गुड, जो कि एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। फिनिश गुड विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हेल्ड एज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। दूसरा इन्वेंट्री में क्या आता है? दूसरा इन्वेंट्री में आता है वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरा आता है बेटा हमारा रॉ मटेरियल। इसके अलावा बेटा इन्वेंट्री में स्टोर्स, लूज टूल्स भी आते हैं जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन करने के लिए या सर्विस देने के लिए यूज होंगे।
आइदर यूज फॉर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन और इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सर्विस। अब सुनो ध्यान से, कैसे ये क्या होता है मैडम। स्टोर्स लूज टूल्स जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या तो बिकेंगे नहीं, या तो वो प्रोडक्शन में यूज होंगे या वो सर्विस में यूज होंगे, लेकिन वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यूज हो जाएंगे। बाई चांस मेरे यहाँ पे पेपर के बंडल रखे हुए, स्टेशनरी का पेपर है, प्रिंटिंग पेजेस हैं, स्टेशनरी प्रिंटिंग पेजेस के मेरे पास कितने बंडल रखे हुए थे बेटा, मेरे पास 3 बंडल रखे हुए थे। कितने बंडल रखे थे, 3 बंडल रखे, 1 2 3। अब बेटा ये 1 और जो 2 है पूरे फाइनेंशियल ईयर 1 पूरा फुल और 2 3/4, फॉर एग्जाम्पल 3/4 1920 में पूरा यूज हो गए। अब 1920 में 31 मार्च को ये वाला जो बंडल है बेटा, ये वाला जो बंडल है वो क्या है आपका बेटा, ये वाला जो बंडल है अनयूज्ड बंडल है। ये वाला बंडल कौन सा यूज है, अनयूज्ड बंडल है। क्या दीपशिखा क्लासेस का बिजनेस स्टेशनरी को सेल करना है, बिल्कुल नहीं करना। तो ये वाला बंडल क्या माना जाएगा, ये वाला बंडल ऐसा रॉम, ऐसा स्टोर्स, ऐसा रिपेयर लूज टूल्स जो कि 31 मार्च को क्या रखा है, 31 मार्च को रखा हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर हम इसको क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर हम उसको क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे। तो उसे भी कहते हैं इन्वेंट्री। फिर तो बेटा मैडम, फिर तो ये मॉनिटर भी इन्वेंट्री है? नहीं, मॉनिटर प्रिंटर अगले साल भी यूज होंगे, उसके अगले साल भी यूज होंगे, उसके अगले साल भी यूज होंगे, लेकिन ये जो प्रिंटिंग का मंडल है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगले के अगले के अगले साल यूज होगा? नहीं, नेक्स्ट ईयर ही यूज हो जाएगा। ठीक, तो इन्वेंट्री में बेटा हमारी कितनी कितनी चीजें कवर होती है, इन्वेंट्री में एक आता है हमारा बेटा, क्या आता है, फिनिश गुड। इन्वेंट्री में क्या क्या आता है डियर, फिनिश गुड आता है। इन्वेंट्री के बाद, फिनिश गुड के बाद हमारा क्या आएगा, रॉ मटेरियल आएगा। फिनिश गुड के बाद बेटा अपना क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा। रॉ मटेरियल के बाद आता है वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद आता है स्टोर्स लूज टूल्स जो कि एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। जैसे फैक्ट्रियों में छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री ने 10,000 रुपए के नट बोल्ट खरीदे या कटिंग ऑयल खरीदा, 10,000 में से 8,000 के कटिंग ऑयल और नट बोल्ट यूज हो गए और 2,000 के नट बोल्ट उसके पास अभी पैकेट के फॉर्म में रखे हुए। अगले साल वो नट बोल्ट बेचेगी नहीं, अगले साल उसको क्या करेगी, यूज करेगी, और अगले साल ही यूज हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है। तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्री। अगर अगले साल भी यूज होगा, उसके अगले साल भी यूज होगा, उसके अगले साल भी यूज होगा, तो फिर ये इन्वेंट्री नहीं है, फिर ये क्या बन जाएगा, आपका फिक्स एसेट। तो इन्वेंट्री में आता है डियर, हालांकि एक चीज और बेटा ध्यान में रखना, आईसीआई का मॉड्यूल बहुत समराइज मॉड्यूल, हालांकि सारे कंटेंट उसमें दिए हैं लेकिन बहुत समराइज मॉड्यूल है। मैं अपने नोट्स आपको भेजूंगी, कल आपको दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के एप्लीकेशन ऐप पर आपको पीडीएफ फॉर्म में स्टडी मटेरियल में इन्वेंट्री के नोट्स मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड कर लेना और उससे क्वेश्चन जरूर करना है, क्योंकि आईसीआई के मॉड्यूल में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस दिए हैं। लिमिटेड क्वेश्चन से हम पास नहीं हो सकते, हमें प्रैक्टिस हमें करनी ही पड़ेगी। ठीक, तो इन्वेंट्री में बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, देखना अब मैंने क्या बताया, इन्वेंट्री में ये 4 चीजें बताई। अब आईसीआई के मॉड्यूल में हम देखते हैं लैंग्वेज, हालांकि कवर उन्होंने सब कुछ किया लेकिन बहुत समराइज किया है। देखो, inventory can be defined as a asset, inventory can be defined as a asset held। बेटा ये held कब करनी है, as on last day of what, accounting year, as on last day of क्या करनी है बेटा, accounting year। ठीक, इन्वेंट्री मीन्स द एसेट विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस। मकसद क्या है, फॉर द सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगले साल इसको वो सेल करेगी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो उसे हम, इट मीन्स कौन सा गुड्स, फिनिश गुड आज रखा है, अगले साल वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करेगी। इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन फॉर सच सेल, अगले साल वो इसकी कुछ प्रोसेसिंग करेगी, अगले साल वो उसकी क्या करेगी, कुछ प्रोसेसिंग करेगी। अब अगले साल फिनिश गुड की तो प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, तो अगले साल किसकी प्रोसेसिंग होगी, जल्दी बताओ। या तो वो प्रोसेसिंग होगी रॉ मटेरियल की, फुल प्रोसेसिंग होगी, या वो प्रोसेसिंग होगी किसकी, वर्क इन प्रोग्रेस की। और बोला इन्वेंट्री मीन्स फॉर द कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल। इन्वेंट्री मीन्स ऐसा भी गुड्स जो कि नेक्स्ट ईयर हम यूज करेंगे, ना सेल नहीं करेंगे, प्रोसेस नेक्स्ट ईयर हम प्रोडक्शन करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ठीक, जिसमें इंक्लूडेड है
मेंटेनेंस सप्लाई कंज्यूमेबल अदर देन मशीन, मशीन नहीं आती और मशीन के स्पेयर पार्ट्स नहीं आते। छोटे छोटे नट बोल्ट जरूर आ जाएंगे, लेकिन ये मशीन या मशीन के स्पेयर पार्ट्स नहीं आते, क्योंकि मशीन केवल अगले साल यूज नहीं होगी, अगले के अगले साल भी यूज होगी। ठीक, तो इन्वेंट्री में हमारी कितनी चीजें आई, जल्दी बताओ, इन्वेंट्री में अपनी कितनी चीजें आई बेटा? इन्वेंट्री में हमारा आएगा, पहला क्या आएगा? फिनिश गुड, दूसरा क्या आएगा? रॉ मटेरियल, तीसरा क्या आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस, चौथा क्या आएगा? स्टोर्स, लूज, और बेटा क्या आ जाएगा? टूल्स। बेटा आपको ये चीजें जैसे जैसे मैं पढ़ाती चलूं वैसे वैसे नोट डाउन करते चलना। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर फास्ट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब पे जाके वीडियो पे जाके सेटिंग करके स्लो कर देना, उस तो भी आपको अगर लिखने में दिक्कत जाए पॉज करके उसको लिख लो। तो इन्वेंट्री में बेटा क्या क्या आएगा, और मेरे पीडीएफ में ये सारे नोट्स आपको कवर हो जाएंगे, तो भी आपका खुद का लिखा हुआ ज्यादा याद रखता है एज कंपेयर टू नोट्स। तो इन्वेंट्री में बेटा हमारा क्या क्या कवर होता है? इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पस ऑफ sale in ordinary course of business, just like finished good for the production of goods, raw material and work in progress, और stores and tools जो कि सर्विसेज में यूज होंगे या प्रोडक्शन करने में केवल नेक्स्ट ईयर में यूज हो जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? इन्वेंट्री। अब चलो जर्नली फिनिश गुड इन्वेंट्री किस किस की होती है? फिनिश गुड इन्वेंट्री जो रहती है, ट्रेडर के पास तो प्योर फिनिश गुड रहता है, क्योंकि ट्रेडर सामान खरीदता है, 31 मार्च को उसका जो सामान है अगर अनसोल्ड है तो वो उसका क्या हो जाएगा बेटा? फिनिश गुड हो जाएगा। अगर ट्रेडर क्या नहीं करता, अगर मैन्युफैक्चरर है वो अगर बनाता है, तो जो बिकान अनसोल्ड गुड से फिनिश है लेकिन अनसोल्ड गुड से, तो वो उसके लिए फिनिश गुड होगा। तो ट्रेडर के लिए इन्वेंट्री में से फिनिश गुड रहता है, और मैन्युफैक्चरर के लिए फिनिश गुड भी रहता है, और क्या रहता है? रॉ मटेरियल भी रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी रहता है, और स्टोर्स एंड लूज टूल्स भी रहते हैं। तो सबसे पहले, अब मैडम ये इन्वेंट्री हम पढ़ी क्यों रहे? इन्वेंट्री है तो है, क्या दिक्कत है? इन्वेंट्री है तो है बेटा। इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में 31 मार्च को जब भी हमारी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में हम इन्वेंट्री को एक तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में याद है, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। ट्रेडिंग अकाउंट में किसके नाम से दिखाया जाता है बेटा? बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दिखाया जाता है। दूसरा, इन्वेंट्री को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इन्वेंट्री को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में एज अ स्टॉक पोजीशन दिखाया जाता है। इन्वेंट्री सही तरीके से एवैल्यूएट होनी चाहिए 31 मार्च को। इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, सारी चीजें 31 मार्च को सही तरीके से एवैल्यूएट होनी चाहिए, क्योंकि अगर सही तरीके से एवैल्यूएट नहीं होगी तो आपके प्रॉफिट और लॉस पे बहुत बेकार इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताओ, इन्वेंट्री को करने से पहले याद करो 11th में हमने एक कंजर्वेटिव अप्रोच पढ़ी थी। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहती है? कुछ याद है? प्रूडेंस। कौन सा था? प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता था? प्रूडेंस कंसेप्ट कहता था अगर आपको फ्यूचर लॉसेस का पहले से ही पता लग जाए, फ्यूचर लॉसेस का इंडिकेशन मिल जाए। फ्यूचर लॉसेस का क्या मिल जाए बेटा? अगर आपको फ्यूचर लॉसेस का पहले से ही इंडिकेशन मिल जाए तो लॉस टू बी रिकॉग्नाइज, लॉस टू बी क्या करना है आपको? लॉस टू बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ इंडिकेशन। याद है? लॉस टू बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ इंडिकेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि ये कोरोना वायरस के कारण अगर बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फ्यूचर में लॉसेस होंगे, तो मैं फ्यूचर लॉसेस को आज से ही डिटरमाइन करना, इंडिकेट हो गया तो आज से ही मैं रिकॉग्निशन लेना शुरू कर दूं। लेकिन अगर मुझे लगता है, प्रूडेंस कंसेप्ट ये भी कहता है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि अगर कोरोना वायरस के कारण अगर कंट्री लॉकडाउन में, फॉर एग्जाम्पल अगर लगता है मेरा ऑनलाइन बिजनेस बहुत ग्रूम करेगा, बहुत ग्रोथ करेगा, तो उससे मेरे को फ्यूचर में तो भैया प्रॉफिट होगा, तो क्या मैं फ्यूचर प्रॉफिट आज रिकॉग्नाइज करूं? नहीं, फ्यूचर प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, बट फ्यूचर लॉसेस टू बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ क्या? इंडिकेशन। फ्यूचर लॉसेस टू बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ इंडिकेशन। समझ आ रहा है? कंजर्वेटिव, क्योंकि इस कंजर्वेटिव अप्रोच से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बहुत जुड़ा हुआ है। इस कंजर्वेटिव अप्रोच से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बहुत जुड़ा हुआ है। इन्वेंट्री कहती है फ्यूचर लॉसेस, इन्वेंट्री कहता है कि इन्वेंट्री किस पे चलता है? कंजर्वेटिव अप्रोच पे चलता है। अब देखना कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या है।
कंजर्वेटिव फ्यूचर लॉसेस टू बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ इंडिकेशन, आज ही बुक कर लो। और फ्यूचर प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ क्या, रियलाइजेशन, जब वो रियलाइज हो जाए, इंडिकेट ना हो जाए, जब वो रियलाइज हो जाए तब बुक कर लो। अब इधर देखना बेटा, तुम्हें मालूम है क्लोजिंग स्टॉक बेटा कहां जाता है, क्रेडिट साइड, मालूम ही होगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट साइड जाता है। अगर क्रेडिट साइड इंक्रीज है, अगर क्रेडिट साइड क्या है, इंक्रीज है, अगर बेटा फ्यूचर लॉस क्लोजिंग स्टॉक क्या है, बढ़ा हुआ है, अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है यानी क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है। अगर क्रेडिट साइड अपन ने 12th में भी पढ़ा था, अगर क्रेडिट साइड या 11th में भी पढ़ा था इनफैक्ट, अगर क्रेडिट साइड ट्रेडिंग और P&L अकाउंट का इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड, तो क्या होता है बेटा, प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। ओके, और अगर क्रेडिट साइड हमारा क्या हो जाता है, वैल्यू में डिक्रीज होता है, अगर क्रेडिट साइड वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है कि कम हो जाता है, बेटा प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये कंसेप्ट है। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ होगा, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट में डिनोट टू प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ होगा तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, और क्लोजिंग स्टॉक अगर घटा हुआ होगा तो प्रॉफिट बेटा क्या होगा, घटा हुआ होगा। अब मैं आती हूँ इन्वेंट्री। सबसे पहले हमारे इन्वेंट्री में बहुत 3-4 चीजें हैं। पहला क्या है, फिनिश गुड, दूसरा रॉ मटेरियल, तीसरा वर्क इन प्रोग्रेस, और चौथा हमारा क्या है, स्टोर्स रिपेयर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ फिनिश गुड। हम वैल्यूएशन करेंगे इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री का किसके रिस्पेक्ट में वैल्यूएशन करेंगे बेटा, फिनिश गुड। सबसे पहले इन्वेंट्री कब वैल्यूएड होगी, बैलेंस शीट डेट पे, बैलेंस शीट डेट पे यानी ईयर एंड पे वैल्यूएड होगी। इन्वेंट्री वैल्यूएड होगी बैलेंस शीट डेट पे। अब वैल्यूएशन क्या होगा, बोला गया फिनिश गुड का वैल्यूएशन होगा, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड टू बी वैल्यूएड एट कॉस्ट और NRV, finished good is to be valued at cost or net realizable value. Finished good is to be valued at cost or net realizable value, whichever is less. क्यों whichever is less, अभी बताती हूँ बेटा। इन्वेंट्री जो वैल्यूएड होगी किस पर होगी, या तो कॉस्ट पर होगी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो भी कम होगा। इसका कंसेप्ट है प्रूडेंस कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट क्या है हमारा बेटा, कौन सा कंसेप्ट है, इसका प्योर कंसेप्ट है प्रूडेंस कंसेप्ट। अभी बताती हूँ कैसे प्रूडेंस कंसेप्ट है। प्रूडेंस कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होता है तो रिकॉग्निशन कब करो, आज की जिस दिन रियलाइज हो जाए, रियलाइज हो जाए। और फ्यूचर लॉसेस कब रिकॉग्नाइज करो, आज की जिस दिन रियलाइज हो जाए, आज मतलब जिस दिन इंडिकेशन हो जाए। सुनना ध्यान से, वैल्यूएशन फिनिश गुड, फिनिश गुड किस पे वैल्यूड होता है बेटा, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। इन्वेंट्री टू बी वैल्यूड, फिनिश गुड टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और बेटा क्या है, NRV विच एवर इज लेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एंटिटी है, एक एंटिटी है, उसने, उसके पास एक फिनिश गुड रखा है, उसने उसको खरीदा है, अभी मैं कॉस्ट पे भी आऊंगी किससे निकालते कॉस्ट। उसने उसको खरीदा है फॉर एग्जांपल 90 रुपीस में। हालांकि वो मार्केट में इन्वेंट्री 31 मार्च की, 31 मार्च को खरीदा हुआ कितने का है, 90 रुपीस का। ऐसे 90 रुपीस में उसके पास फिनिश गुड यूनिट्स रखी हुई हैं 80। कितनी यूनिट्स रखी हुई हैं बेटा, 80 यूनिट्स रखी हुई हैं। ओके, 31 मार्च को उसके पास ये गुड्स अनसोल्ड है, 80 यूनिट्स क्या है, अनसोल्ड है। ये मार्केट में जब बिकेगा, मार्केट वैल्यू होगी इसकी, फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट में बिकेगा कितने में, 110 रुपए में। तो मुझे बताओ बेटा इन्वेंट्री कितने पे वैल्यूट करना चाहिए, 90 की 110। अगर मैं बाई चांस बेटा इन्वेंट्री को 110 पे वैल्यूएट कर देती हूं तो 90 रुपए की खरीदी हुई चीज मैं 110 रुपए में बेचूंगी, मुझे 20 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट आज होगा कि फ्यूचर में होगा, आज मैं 31 मार्च को खड़ी हूं, मेरा अनसोल्ड गुड्स है, लेकिन ये अनसोल्ड गुड्स अगले साल बिकेगा जाके, अगले साल मुझे इसके ऊपर 20 रुपए का बेटा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। गुड, 20 का क्या होगा, प्रॉफिट। क्या मैं अगर इन्वेंट्री को 110 में रिकॉर्ड करती हूँ तो इन्वेंट्री 20 से मेरी बढ़ी हुई होगी, क्योंकि मैंने खरीदा 90 रुपए में है और बेचूंगी कि आज नहीं बाद में बेचूंगी ना। लेकिन अगर मैं इन्वेंट्री को ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर मैं इन्वेंट्री को ट्रेडिंग अकाउंट में 90 रुपए की जगह 110 पे दिखा देती हूं तो क्या ये सही होगा, नहीं, बिल्कुल ये सही नहीं। 110 से 20 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसीलिए बेटा इन्वेंट्री को कितने पे दिखाना चाहिए, 90 पे। क्योंकि इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बेटा आज का प्रॉफिट है कि फ्यूचर प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट है बेटा,
फ्यूचर प्रॉफिट है। तो इन्वेंट्री इसीलिए बोला जाता है, इन्वेंट्री किस पे वैल्यूड होती है, इन्वेंट्री टू बी वैल्यूएड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो कितने पे वैल्यूड होगी, 90 या 110, 190 पे, क्योंकि 20 रुपए का प्रॉफिट आज का प्रॉफिट नहीं है, फ्यूचर प्रॉफिट है। फ्यूचर प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, ठीक, बाई चांस। इसी गुड्स की कीमत, इसी कॉस्ट कितने की थी, 90 रुपीज की। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है जैसे ये फॉर एग्जाम्पल हमने क्या खरीदा कोरोना के कारण, बोलो। मैंने एक रिटेलर है, उसने क्या खरीदी थी, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खरीदी थी। लेट से वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल वैसे मार्केट में 110 रुपए में बिकती थी, ये सोच के खरीदी गई थी 90 रुपीज में खरीदेंगे, 110 रुपए में बेच देंगे। लेकिन बेटा अब ये कोविड-19 के कारण बहुत कम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, लेट्स फॉर एग्जाम्पल बहुत कम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक का, तो मार्केट में इसको बढ़ाने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए इसकी मार्केट प्राइस गिरानी पड़ेगी। मेरा 31 मार्च 2 दिन पहले ही निकला है, 31 मार्च को मेरा मुझे पता लगा अरे ये कोल्ड ड्रिंक की तो मार्केट में डिमांड बड़ी कम हो गई है, इसकी मार्केट वैल्यू है डियर कितने की, 85 की। मार्केट वैल्यू है कितने की, 85, 85 रुपीज मेरी मार्केट वैल्यू है। इट मीन्स मैं आज खड़े होके देख पा रही हूँ फ्यूचर को, आज खड़े होके मैं फ्यूचर को देख पा रही हूँ कि मुझे कितने में बिकेगी, 85 में। 5 रुपए मेरी खरीदी प्राइस है 90 और मैं बेचूंगी 85 में, मुझे 5 रुपए का इन नियर फ्यूचर क्या होगा, लॉस होगा। इन नियर फ्यूचर क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो प्रूडेंस कंसेप्ट यही तो कहता है, प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि अगर फ्यूचर लॉसेस आपको आज दिख रहे हैं तो आज ही बुक कर लो, आज ही बुक कर लो। तो इस केस में बेटा इन्वेंट्री किस पे वैल्यूड करेंगे, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होगी कितने रुपए की, 85 रुपीज मल्टीप्लाई बाय कितनी यूनिट्स थी हमारे पास, देखो मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितनी यूनिट्स थी, 80 यूनिट्स, यानी इन्वेंट्री कितने पे वैल्यूड होगी, बताओ इन्वेंट्री कितने पे वैल्यूड होगी, 85 पे। इट मीन्स आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाओगे, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे बेटा कितने रुपए का, 85 रुपीज का। तो मैडम लॉस कैसे बुक हुआ, बुक हो गया ना। देखो अगर बाई चांस में इसको यहाँ पे 90 लेके आती, कितने पे लेके आती, अगर मैं बाई चांस इसको कितने पे लेके आती बेटा, 90 पे लेके आती, तो ये मेरा 5 का प्रॉफिट बड़ा होता। अब मैं 90 पे ना लाके इसको कितने पे लेके आई हूं, इसको 85 पे लेके, यानी 5 का प्रॉफिट अपने आप क्या हो गया, कम हो गया। तो फ्यूचर 5 का प्रॉफिट कम हो गया, इट मीन्स लॉस हो गया। तो फ्यूचर लॉसेस को हमने आज रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये आता है एक लाइन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी पे क्यों, कौन से कंसेप्ट के बेस पर हम वैल्यूएट कर, विच एवर इज लेस पर वैल्यूएट करते हैं। तो inventory to be valued at cost or NRV whichever is less on the basis of conservative approach या prudence concept। कंसेप्ट समझ आ रहा है। तो बेटा इन्वेंट्री किस पे वैल्यूड होगी, कॉस्ट और NRV whichever is less। इन्वेंट्री किस पे वैल्यूड होगी बेटा, तो इन्वेंट्री बेटा किस पे वैल्यूड होगी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। किस पे वैल्यूड होगी बेटा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज, कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट। अब मैडम कॉस्ट क्या जितने पे खरीदा वो कॉस्ट है, एनआरवी क्या जितने पे सेल, एक्सपेक्टेड सेल करेंगे ना। 31 मार्च को मालूम थी मेरी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 110 थी तो मैंने वो ली, एनआरवी नहीं बेटा, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। कॉस्ट में क्या क्या आएगा और एनआरवी में क्या क्या आएगा, ध्यान से सुनना। कॉस्ट ऑफ हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ क्या, इन्वेंट्री कौन सी वैल्यूड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की कि फिनिश गुड की, फिनिश गुड की। तो बेटा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ क्या, फिनिश गुड। बेटा ये अभी मैं पढ़ा रही हूँ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड फॉर ट्रेडर, ओनली फॉर ट्रेडर। ट्रेडर मतलब जो कि माल डायरेक्ट है और सिर्फ बेचता है। फॉर मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड अलग होता है, ट्रेडर के लिए फिनिश गुड अलग होता है। बेटा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड में आएगा, अगर ट्रेडर अगर कोई सामान खरीदता है तो उसकी क्या आ जाएगी, परचेज प्राइस, उसकी क्या आएगी, परचेज प्राइस। जैसे अगर ट्रेडर ने फॉर एग्जांपल ट्रेडर ने कितनी 500 यूनिट्स की कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी, 500 कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी, एक कोल्ड ड्रिंक कितने में खरीदी थी, नहीं 90 रुपए उसकी कॉस्ट थी, परचेज प्राइस नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल उसने 87 रुपीस में हमने क्या खरीदी,
ट्रेडर ने क्या खरीदा, कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स खरीदी, तो 500 बोटल्स खरीदी इंटू 87, 500 इंटू 87 कितना होता है बेटा, 500 इंटू 87 43,500, कितना होगा बेटा 43,500। अब याद करो, ट्रेडर क्या अपने जेब में या अपने हाथ में थोड़ी ना लेके आएगा, लोडिंग ऑटो करवाएगा। जब भी वो लोडिंग ऑटो करवाता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आएंगे, गुड आएंगे। उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आया, उसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस आए कितने के, 1500। बेटा बोला गया इन्वेंट्री की कॉस्ट में अप टू द प्लेस ऑफ स्टोर या अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन जितने भी खर्चे आते हैं वो ऐड होंगे, दुकान तक आने तक के जितने भी खर्चे होते हैं, दुकान तक, इसे कहते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, बाद में बताऊंगी, इसको अलग से चैप्टर है। दुकान पर आने तक के खर्चे ऐड होते हैं। एक बार दुकान पे आपने एंट्री ले ली, उसके बाद के खर्चे फिनिश गुड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। जैसे हमने बाहर से खरीदी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, वहां से ट्रांसपोर्टेशन बुलाया, तो वो दुकान तक के आने के पहले के खर्चे हैं, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी बेटा ऐड होंगे। फिर लोडिंग ऑटो आया तो उसे अनलोड करवाया, अनलोडिंग चार्जेस भी दुकान से पहले ही हुए ना, अनलोडिंग चार्जेस भी क्या होंगे बेटा, ऐड होंगे, जिसे कैरेज इनवर्ट भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अनलोडिंग चार्जेस है 1000, तो 45,000, ये कितना है बेटा 46,000, क्या है 46,000 इन्वेंट्री की कॉस्ट है। हाँ, दुकान पे अगर एक पर्सन रखा हुआ है, एक पर्सन रखा हुआ है, तो क्या वो उसकी सैलरी ऐड होगी, नहीं, वो दुकान के बाद के खर्चे हैं। तो कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस प्लस अनलोडिंग चार्जेस प्लस all expenses up to the place of shop या up to the place of go down। it means हमें 500 यूनिट्स, हमने खरीदी कितनी यूनिट्स थी, यूनिट्स कितनी परचेज की थी, हमने यूनिट्स परचेज की थी बेटा 500 यूनिट्स परचेज की थी। 500 यूनिट हमने 87 में खरीदी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमारे 57 ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगे और अनलोडिंग चार्जेस लगे, तो ये बेटा कॉस्ट कितने की हो गई, कॉस्ट ऑफ 500 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ कितनी हो गई बेटा 500 यूनिट्स। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे, कॉस्ट पर यूनिट ऐसे निकलेगी 46,000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 500, 46,000 डिवाइडेड बाय 500। इट मींस कॉस्ट कितनी बन गई, कॉस्ट बन गई बेटा 92 रुपीज पर यूनिट। कंसेप्ट समझ आ रहा है। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट फॉर ट्रेडर के लिए क्या होता है, ट्रेडर के लिए इन्वेंट्री की कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस प्लस all expenses up to the place of go down, transportation charges, unloading charges। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट हो गई 92। अब बाई चांस इन्वेंट्री खरीदी थी पूरे साल भर में 500 यूनिट, अब हमने कितनी यूनिट सोल्ड कर दी, फॉर एग्जाम्पल हमने 450 यूनिट्स, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, 450 यूनिट्स हमने क्या कर दी, सेल कर दी। इट मीन्स हमारे पास अब स्टॉक में कितना सामान बचा है, 500 यूनिट खरीदी थी, 450 यूनिट सेल हो गई, यानी कितना बचा है 50 यूनिट्स। तो कॉस्ट इन्वेंट्री टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज क्या है लेस। अभी मैं एनआरवी पे भी आऊंगी। तो कॉस्ट ऑफ 5 कितनी 500 की 50, गुड, कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स कितना होगा, देखो खरीदी कितने, कॉस्ट कितनी थी, हालांकि खरीदी कितने में थी 87 में, तो क्या कॉस्ट 87 होगी, बिल्कुल नहीं, कॉस्ट क्या होगी 92 होगी, कॉस्ट क्या होगी 92। तो कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 92। मैडम खरीदा तो 87 में था, फिर मैं बोल रही हूँ बच्चों इन कॉस्ट में क्या क्या आता है, परचेज प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, ये सब मिलके क्या बनता है हमारा, ये सब मिलके क्या बनती है, कॉस्ट बनती है। तो कॉस्ट पर यूनिट 46,000 डिवाइडेड बाय 500, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा 92 रुपीज पर यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स कितना होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 92, 50 मल्टीप्लाई बाय 92 बेटा कितना आता है, 50 मल्टीप्लाई बाय 92 46,000, कितना होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 92, आई एम सॉरी 4600 आएगा ना, 46,000 कैसे आएगा 4600 कॉस्ट ऑफ। अब इनमें फिनिश गुड किस पे वैल्यूड होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। अब कॉस्ट तो मैडम आपने बता दिया, कॉस्ट क्या होता है परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस प्लस ऑल एक्सपेंसेस अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन या अप टू द प्लेस ऑफ शॉप। एनआरवी क्या होता है, एनआरवी का मतलब क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू
अभी तो मैडम हमने पढ़ा नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, एनआरवी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, कितने में माल बिकेगा, हाँ बेटा यही होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि फिर नहीं, यहाँ तो सेलिंग प्राइस ही आता, यहाँ बोला गया है एनआरवी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। अगर उसको बेचने के लिए मेरे को कुछ एक्सपेक्टेड खर्चे करने होंगे, जैसे ब्रोकर रखना पड़ेगा, ब्रोकर को कमीशन देना पड़ेगा सेल पे, तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। कंसेप्ट समझ आ रहा है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, कोल्ड ड्रिंक को बेचने में मेरी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, कितनी आएगी, 95 आएगा। कितना आएगा, 95 आएगा। अब मुझे इसको बेचने के लिए ब्रोकर को रखना है, क्योंकि कोविड-19 के कारण हो सकता है ना बिके, और ब्रोकर ने मुझसे कहा कि मैं आपको अगर एक बोतल बिकवाऊंगा तो 4 रुपए का मैं क्या लूंगा, कमीशन लूंगा। तो 95 माइनस 4 रुपए कितना होता है, 91। तो एनआरवी कितनी बन गई बेटा, 91। एनआरवी 95 नहीं बनी, एनआरवी क्या बनी, एनआरवी आपकी क्या बनी, 91। तो इन्वेंट्री आपकी कितने पे वैल्यूड होगी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो बेटा कॉस्ट कितनी आई, 50 यूनिट्स की 92 रुपीज, और 50 यूनिट्स स्टॉक में रखा है, 50 यूनिट्स इंटू 91, ये आ गई आपकी क्या, एनआरवी। 50 इंटू 91 कितना होता है, 50 टू 91, 4550। और बेटा कॉस्ट कितनी थी इसकी, देखो जल्दी देखो, कॉस्ट कितनी थी इसकी, 4600। तो इन्वेंट्री किस पे वैल्यूड होगी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो बेटा इन्वेंट्री किस पे वैल्यूड होगी, जल्दी बताओ, इन्वेंट्री किस पे वैल्यू होगी, 4550। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना होगा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होगा कितना, 4, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना होगा, 4550। तो बेटा इन्वेंट्री किस पे वैल्यूड होती है, इन्वेंट्री वैल्यूड होती है कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। बेटा अगर बाई चांस अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस नहीं दी होती, तो आपको एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिए होते, तो आपकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ही एनआरवी मानी जाती। एनआरवी में सेलिंग प्राइस में से एक्सपेक्टेड सेलिंग खर्चे माइनस करते आती है एनआरवी, और इन्वेंट्री किस पे वैल्यूड होती है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज बेटा क्या, लेस। कंसेप्ट समझ आया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करने के बाद फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देती हूँ। एक एंटिटी, एक मैंने ट्रेडर है, उसने 1000 यूनिट्स परचेज की, 1000 यूनिट्स क्या की, 1000 यूनिट्स बेटा क्या की, परचेज की। 1000 यूनिट्स परचेज की, एक यूनिट खरीदी उसने 10 रुपए के हिसाब से, एक यूनिट उसने खरीदी कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। उसके ट्रांसपोर्ट के खर्चे आए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे बेटा 2000 रुपए। अनलोडिंग चार्जेस थे, अनलोडिंग चार्जेस थे उसके कितने रुपए, अगेन 2000 रुपए। ओके, सामने वाला बंदा शॉप का रेंट भी पे करता है, शॉप का रेंट है उसका 10,000 रुपए क्या है, पर मंथ, 10,000 रुपए पर मंथ। ठीक, उसने 1000 यूनिट्स पूरे फॉर एग्जाम्पल फुल फाइनेंशियल ईयर में उसने पेमेंट खरीदी। अब उसकी यूनिट जो सोल्ड हो गई वो हो गई बेटा 900 यूनिट्स, एंटायर फाइनेंशियल ईयर में उसकी सेल हो गई। ठीक, अब उसकी सबसे पहले तो हमें पहले तो निकालना है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा फाइंड आउट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, देखो प्रेजेंटेशन करने का तरीका, क्लोजिंग स्टॉक इन क्या करेंगे बेटा, यूनिट्स। उससे खरीदी कितनी यूनिट्स थी, उससे खरीदी कितनी यूनिट्स थी, 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स में से 900 यूनिट्स तो उसकी सेल आउट हो गई, बची कितनी पास उसके पास, 100 यूनिट्स, बची कितनी उसके पास, 100 यूनिट्स। अब इन्वेंट्री इस 100 यूनिट्स का हमें वैल्यूएशन चाहिए, इन्वेंट्री किस पे वैल्यूड होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो सबसे पहले तो निकालें बेटा कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स, कैसे निकालें, याद करो। सबसे पहले मैंने मैडम आपने क्या पढ़ाया था, मतलब जो कि माल डायरेक्ट खरीद, सबसे पहले हमने बेटा क्या पढ़ा था, परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स। क्योंकि 100 यूनिट्स क्यों निकाल रहे हैं बेटा अपन यहाँ पे, 100 यूनिट्स इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सामने वाले बंदे ने कितनी यूनिट सेल की है, सामने वाले बंदे ने
कितनी यूनिट सेल किए, 1000 यूनिट्स को खरीदा था और कितनी 900 यूनिट्स क्या हो गई हैं, सेल हो गई। ठीक, 900 यूनिट्स आपकी सेल हो गई। तो सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ क्या, 100 यूनिट। सबसे पहले हमारी परचेज प्राइस है, क्या है बेटा, परचेज प्राइस है। परचेज प्राइस हमने कितनी यूनिट्स खरीदी, 1000 यूनिट्स। एक यूनिट को मैंने कितने पे खरीदा, 10 रुपए पर, तो बेटा क्या आ जाएगा, 10,000। इसमें ऐड क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस करेंगे ऐड कि नहीं करेंगे, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐड करेंगे। कितने हैं बेटा ट्रांसपोर्ट चार्जेस, देखो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं बेटा अपने, कितने हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस, 2000 रुपए के अपने ट्रांसपोर्ट चार्जेस है। क्या मैडम अनलोडिंग चार्जेस ऐड करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि गोडाउन से पहले के चार्जेस है, मालूम है ना, गोडाउन से पहले के चार्जेस ऐड करते हैं। अनलोडिंग चार्जेस है बेटा अपने कितने हैं, 2000। अनलोडिंग चार्जेस अपने कितने हैं डियर, 2000 रुपए अनलोडिंग चार्जेस है। क्या मैडम शॉप का रेंट ऐड करें, सोचो करना चाहिए, शॉप का रेंट ऐड करना चाहिए। बेटा अगर मैं शॉप का रेंट ऐड कर देती तो ये दुकान के बाद के खर्चे अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन नहीं है, तो शॉप के रेंट को ऐड नहीं करेंगे। तो 1000 इंटू 10, ट्रांसपोर्ट चार्जेस 2000, अनलोडिंग चार्जेस बेटा कितना है, 2000, तो 10,000 2000 2000, इट मीन्स ये कितना आ जाएगा आपका, जल्दी बताओ ये कितना आ जाएगा, 14,000 इसकी क्या आ जाएंगे चार्जेस, 14,000 आ जाएगी। कितनी इन्वेंट्री खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स। कितना खरीदा था बेटा, देखो ना कितनी खरीदी थी यूनिट्स, आप खुद एनालिसिस करो, हमने कितनी यूनिट्स खरीदी थी, 1000 यूनिट्स। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी बेटा, वेरी सिंपल, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी, 14,000 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू कितना, 14 रुपीज पर यूनिट। देखो खरीदा था हमने, परचेज प्राइस थी इसकी कितनी, 10 रुपीज, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है, 14 रुपीज। अब सुनो, इसकी मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में, ये तो हमारा आंसर है, क्वेश्चन में इसकी बेटा एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमने इसकी मार्केट वैल्यू नहीं ली थी। फॉर एग्जाम्पल इसकी मार्केट वैल्यू है 15 रुपीज, मार्केट वैल्यू कितनी है, 15 रुपीज। तो इन्वेंट्री किस पे वैल्यूड होती, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। अब एनआरवी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। मुझे कहीं पे भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दे रहा है, तो यही मेरी क्या कहलाएगी बेटा, जल्दी बताओ, यही मेरी क्या कहलाएगी, यही मेरी कहलाएगी मार्केट वैल्यू, यही कहलाएगी एनआरवी। तो एनआरवी कितनी है बेटा, 15 रुपए। तो इन्वेंट्री किस पे वैल्यूड होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो क्या लेस है, इन्वेंट, देयरफॉर इन्वेंट्री इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, दैट इज, ऐसा करके लिखो, इन्वेंट्री इज टू बी वैल्यूड कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, दैट इज कॉस्ट और एनआरवी। ठीक, देन आंसर इज क्या है, आंसर इज 14 रुपीज पर यूनिट। तो कॉस्ट, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इक्वल टू 14 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितनी यूनिट्स बची है मेरे पास, ऊपर ही निकाला, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स में कितना बचा है, 100। तो 14 इंटू 100 कितना होता है बेटा, 1400, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक। इसको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड ले जाएंगे और कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देती हूँ, कल आपको ये होमवर्क करके दिखाना है और मेरे को व्हाट्सअप करना है। मेरा नंबर है, स्क्रॉल पे आ ही रहा है वैसे भी, 9755950577, स्क्रॉल पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देती हूँ, होमवर्क है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक, एक पर्सन है जिसने गुड्स खरीदे 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स परचेज एट द रेट 5 रुपी पर यूनिट। ठीक, 10,000 यूनिट्स परचेज एट द रेट 5 रुपी पर यूनिट। उसमें इसके क्या है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं बेटा 3,000 रुपए, अनलोडिंग चार्जेस हैं, अनलोडिंग चार्जेस हैं बेटा कितने, 2,000 रुपए। ठीक, अनलोडिंग चार्जेस है 2,000 रुपए। इसके बाद वर्कर की सैलरी, अब मुझे नहीं मालूम ये इन्वेंट्री की कॉस्ट बनेगी या नहीं बनेगी। वर्कर की सैलरी है बेटा 20,000 रुपए। यूनिट सोल्ड हो गई हैं 8,000 रुपए। कितनी यूनिट सोल्ड हो गई है बेटा, 8,000 रुपए की यूनिट्स क्या हो गई है, सेल हो गई है। ठीक, 8,000 की यूनिट्स क्या हो गई, सेल हो गई। आ रहा है बेटा समझ में, 8,000 यूनिट्स क्या हो गई है बेटा, सेल हो गई है। अब इसकी जो मार्केट वैल्यू है, इसकी मार्केट वैल्यू है 5.30 पैसा, 5 रुपए 30 पैसे इसकी क्या है, मार्केट वैल्यू है।
मार्केट वैल्यू पर यूनिट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी स्टॉक में बची हुई है। जैसे ही आपकी नंबर ऑफ यूनिट जितनी स्टॉक में बची हुई होगी उसके बाद आपको सारी चीजें करनी है। बहुत आसान है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। आज का आपका होमवर्क यही है। फिर एंड ऑफ द डे मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी एक टाइम डिसाइड कर लो, भले इवनिंग टाइम डिसाइड कर लो या मॉर्निंग टाइम डिसाइड कर लो, आपको रोज लेक्चर देखना है, कॉपी में नोट डाउन प्रॉपर करना है, पॉज करके ही कॉपी में नोट डाउन करना है और उसको रोज रिवाइज करना है। साथ में हमारा लगे हाथ बेटा दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे मैं टाइम टू टाइम पे अलग अलग मेरे क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या मेरी गाइडलाइंस नई नई इश्यू होंगी, कौन कौन से नोट्स मेरे क्या क्या नया नया लॉन्च करी है दीपशिखा क्लासेस, वो आपको यूट्यूब पे पता लगता चलेगा। और दीपशिखा कॉमर्स क्लास के एप्लीकेशंस पर आपको फ्री वीडियो अवेलेबल होंगे। अगर आपको लगता है कि आप अपने इन इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो करो, लेकिन फ्रेंड्स को तभी वीडियो देखने को मिलेगा जब वो दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। आज का होमवर्क ध्यान रखना, होमवर्क आपको करना है, मात्र 1 घंटा देना है। 1 घंटा अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या टफ है? बिल्कुल नहीं। 1 घंटा तो अपन यूं चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक, आज ही मैं आपको दूसरा आज या कल में मैं आपका लॉ का लेक्चर अपलोड करूंगी। लॉ का लेक्चर सीए बीएम पांडे सर लेंगे। ठीक, तो इसको रिवाइज करना मत भूलना। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सअप कर दो। रात को 8 से 11 के बीच में मैं कॉल पे भी आपके लिए हाजिर रहूंगी। थैंक यू सो मच बेटा। हैव अ नाइस डे।